अपना आज का लेसन क्या है? मेंडलवाद। ओके, अब मेंडलवाद क्या है? मेंडलवाद में लेसन का नाम है आनुवांशिक। आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स। और ये पूरा का पूरा जो जेनेटिक्स है ना, ये जेनेटिक्स, ओके, ये किसके ऊपर है? ये पूरा का पूरा इस वैज्ञानिक के ऊपर है। ग्रेगोर जॉन मेंडल इसका पूरा नाम है। अब मेंडलवाद में सबसे बड़ी चीज, इसने एक उदाहरण के द्वारा ये समझाया आपने कि जेनेटिक्स किस तरह से आती है। जेनेटिक्स मतलब क्या होता है? जेनेटिक्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? जीन के ऊपर। जीन किसके अंदर होती है? कोशिका के अंदर। हर कोशिका में, मैंने ये समझाया था कि हर कोशिका में, पुरुष में कोशिकाओं से बना ही है पुरुष का शरीर। अपने यहाँ बहुसंख्यक कोशिका है, तो जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिका, हर कोशिका में एक जीन होते हैं। मैंने कहा था आपका जो इससे प्रीवियस पार्ट था, लेसन था, उसमें मैंने बताया था कि पुरुष में लगभग 46 और महिला में भी 46 क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। उन जीन्स में गुणसूत्र होते हैं। और ये गुणसूत्र में से जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके माता और ये पिता हो गए, कॉमन सी चीजें, और ये हो गई माता। तो इसमें से 23 गुणसूत्र और इसमें से 23 गुणसूत्र आते और यहाँ वापस बन जाते 46 गुणसूत्र। तो ये जीन बन गया और इस जीन से ये कोशिका के अंदर होता है और ये कोशिका से फिर वही माता के पेट में जब उस भ्रूण का विकास होता है तो वो बच्चा या बच्ची जो भी हो, मैंने ये कल एक बार और मैंने समझाया था कि बच्चा बच्ची कॉमन शब्द होगा। बच्चा मैं कर रहा हूँ तो वो क्या होगा? बेबी। इसमें बेबी कहते हैं, उसका कोई जेंडर नहीं होता। ओके, वो लड़के के लिए लड़की के लिए, तो मैं यहाँ बच्चा उपयोग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो जीन का जो 46 है ना, इसके ऊपर सब डिपेंड होता है। इसके ऊपर सब डिपेंड होता है कि उसकी हैबिट्स कैसी होगी, उसकी आदत कैसी होगी, उसके लक्षण कैसे होंगे। जैसे कि पापा डींगे तो लंबे है, अपनी भाषा में कहे तो डींगे लंबे है, तो वो बच्चा, उस जो बच्चा है ना, उसके चांसेस हो सकते कि वो लंबा हो। मम्मी जैसे कि किसी चीज में उसकी जो कला है वो विशेष अच्छी है, जैसे कि उसकी मम्मी गायन में अच्छी, तो हो सकता है बच्चा गायन में अच्छा हो, क्योंकि ये उसके जीन पर डिपेंड करता है। क्योंकि उसके मम्मी के तेज जीन है, पापा के तेज जीन है। ठीक है, तो जीन के ऊपर ये डिपेंड करता है। ये 46 जीन उस बच्चे के अंदर आए ना, उसमें से एक जीन, देखो ये 44 + 2, 44 + 2 46 हो गए ना, इसमें से 2 जीन है ना, ये इसमें से आधे आते, तो इसमें से 22 + 1 होगा, 23 आ गया, इसमें से 22 + 1 हो गया, 23 आ गया। तो ये 2 जीन है ना, ये पुरुष में तो YX होता है, महिलाओं में XX होता है। ये डिपेंड होता है नहीं, XX इसमें से एक इसमें से आएगा, 22 इसमें से आएंगे, इसमें से भी एक आएगा, 22 इसमें से आएंगे। तो जैसे कि Y और X आ गया, इसमें से Y आया, इसमें से X आया, तो ये यहाँ क्या होगा? लड़का होगा। यहाँ से भी X आया, यहाँ भी आया, तो यहाँ क्या होगी? लड़की होगी। ये डिपेंड है। लेकिन ये 22 और ये 22 एक्स्ट्रा है ना, ये दूसरे जीन्स है ना, ये दूसरे लक्षणों को अपने अंदर लाते हैं। दूसरे, वही मैंने अभी कहा कि पापा लंबे है तो बच्चे के लंबे होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऐसा कभी हो सकता है कि आपके पापा मान लीजिए बोने, मम्मी भी है बोनी, मम्मी भी लंबे है, पापा भी लंबे, ये मान लो, कोई भी मानना अपन को, एक्स वाई जेड, ठीक है, वो लंबे है, पापा भी लंबे, मम्मी भी लंबी, आप बोने, बोने मतलब छोटे, आप कहोगे ये तो जींस, ये पापा भी लंबे, मम्मी भी। तो ये सब समझाने का काम ये इसने है ना, मेंटल है ना, मेंटलवाद, इसने सब समझाने का काम किया। किस लिए होता है? ये भी आपके उन पापा मम्मी का ही लक्षण है, वही जीन्स है, वही जेनेटिक्स है, लेकिन ये उनके अंदर ये लक्षण है वो अप्रभावी लक्षण है। ओके, तो इसलिए अब इसको समझाना था। तो ये इसने 7 साल का एक प्रयोग किया, किसके ऊपर किया? मटर के ऊपर किया, और मटर के ऊपर वो प्रयोग करके ये इसने अपना एक अपनी थ्योरी निकाली। उस थ्योरी को ही हमेशा कोई मेंडलवाद के कुछ थ्योरी होती है, जो गांधीवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद, थ्योरी होती है। ठीक है, ये वैज्ञानिक कहता है कि वही थ्योरी हमारी जो हर किसी के ऊपर लागू होती है। हमारे भी एक जननी, एक बायोलॉजी का एक शाखा होती है साइंस में, आनुवांशिकी की ऐसी कोई शाखा होती है, उसमें इस मेंडलवाद को उसमें एक बेसिक है, उसका एक बेसिक है। ये जरूर रखना कि भाई क्वेश्चन आ गया, जैसे कि ये आपको संकर पूर्वज संकरण हाल लग रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हो, बैक क्रॉस लिख सकते हो, आप उत्तर लिखो तो वहां लिख सकते हो बैक क्रॉस। लेकिन आप ऐसे, इसका मतलब ये नहीं कि ये शब्द ही आप भूल जाओ, ये नहीं भूल सकता ना, क्योंकि क्वेश्चन ही आ गया कि संकर पूर्वज संकरण किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखो? ये क्या होता है? मतलब
लेकिन आपको याद है कि ये बैक क्रॉस को कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग? तो आप इंग्लिश वर्ड हमेशा आगे काम आते हैं, हिंदी वर्ड काम नहीं आते, लेकिन फिलहाल तो आपका मोटिव क्या है? 10, यही है ना। तो अब मेंडलवाद के में अंदर जाते हैं। उस मेंडलवाद में पहला मेंडलवाद का जो कुछ 3 नियम है, उसमें से पहला नियम चलते हैं। 3 नियम है। 3 नियम में एक तो प्रभाविता का नियम, एक पृथक्करण का नियम और एक स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, ओके। तो उसमें पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम है यानी इसमें एक शब्द है, मैंने शब्दावली को पढ़ने को आपको कहा था। उस शब्दावली में एक है जनक, जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी का मतलब क्या होता है पता है? कि जिनकी संतान उत्पन्न होने वाली वो जनक पीढ़ी। तो ये मटर के दाने लिए, तो जो मटर के जो दाने उनकी जो नई पीढ़ी उत्पन्न होगी, तो जिन मटरों से उनकी नई पीढ़ी उत्पन्न हो रही है वो क्या है? जनक। वो क्या है? जनक पीढ़ी। तो जनक पीढ़ी है। उन जनक पीढ़ी में 2 अलग अलग लक्षण। लक्षण मतलब क्या होता है? ओके, लक्षण मतलब जो बाहर दिख रहा है, अपन को दिख रहा है वो लक्षण है। ठीक है, उस व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो, ये कुछ व्यक्ति नहीं है, वस्तु है मटर। ओके, तो वो अपन को बाहर दिख रहा है, वो लक्षण है। ये लक्षण है ना। तो अलग अलग डिफरेंट लक्षण के 2 मटर का जब संकरण करवाया जाता है, जैसे कि एक मटर जिसमें इसने बताया है, एक मटर को माना डबल बड़ा, एक बोना है वो तो लंबा हो गया, एक बोना पूरा है वो छोटा टी, यही माना। बड़े या लंबे जो मटर का दाना है उसको तो माना डबल टी, तो छोटा है जो दाना है, बोना दाना है, उसको माना छोटा टी। वो बड़ा टी, ये छोटा टी। दोनों के लक्षण अलग है, दोनों मटर है, दोनों जनक पीढ़ी है। अब इनका संकरण होगा तब हमेशा जो इनकी जो फर्स्ट पीढ़ी निकलेगी उसको इसने माना F1। वो उसके अंदर जो है ना वो जीन, ये जीन इसमें, तो इसके अंदर जीन क्या थे? बड़े होने के, बड़े दिखने के, और इसके अंदर जीन क्या थे? छोटे होने के। तो उसके जो पीढ़ी होती है उसमें बड़ा भी जीन है और छोटा भी जीन है। जीन दोनों, बड़ा भी है छोटा भी है, जीन दोनों। अब वो प्रभावी कौन रहता, अप्रभावी कौन रहता, वो उसके आधार पर उसके लक्षण दिखेंगे। माना कि वो प्रभावी बड़ा दिख रहा है, जो उसका जीन है, दोनों जीन है, उसमें से वो बड़ा वाला जीन है जो बड़ा टी है वो प्रभावी हो जाता है, तो वो जो उसकी जो नई पीढ़ी के जो मटर होगा, फर्स्ट पीढ़ी का जो मटर होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। और प्रभावी रह जाता छोटा, जो बोनापन है जीन है वो प्रभावी हो जाता, तो वो क्या होगा? मटर का दाना छोटा होगा। ये F1 पीढ़ी। ओके, अब है दूसरा है पृथक्करण का नियम या युग्मों की शुद्धता। ये तो प्रभाविता का नियम है, कौन प्रभावी रहता है, कौन अप्रभावी रहता है। ठीक है, अब है पृथक्करण या का नियम या युग्मों की शुद्धता का नियम। ठीक है, ये कहता है कि अब अपन लेते हैं पीढ़ी से हमें जो प्राप्त हुआ है, प्रथम पीढ़ी तो जनक पीढ़ी चली गई, अब क्या आई? फर्स्ट पीढ़ी, जिसको हमने क्या कहा था? F1। अब F1 का आपस में हम संकरण करवाए तो इसमें ये पृथक्करण मतलब वो जीन होते हैं ना, वो जीन वापस पृथक हो जाते हैं, इसलिए इसका पृथक्करण का नियम था। ठीक है, तो जब F1 का जब अपन संकरण करवाए तो चांसेस क्या होगी उनकी सेकंड पीढ़ी, फर्स्ट पीढ़ी तो खुद है, उनकी सेकंड पीढ़ी में क्या चांसेस होंगे? तो अब ये प्रथम पीढ़ी है, ये प्रथम पीढ़ी। ठीक है, इसमें इनके जीन क्या थे? अंदर क्या थे? दोनों जीन थे, दोनों थे ना। लक्षण क्या था? इसमें लक्षण ये दिया हुआ है कि वो लंबे, दोनों के लक्षण क्या है? वो लंबे। ठीक है, जीन क्या उनके अंदर? एक लंबे का भी जीन है, एक छोटेपन का भी जीन है, बोनेपन का भी जीन है, दोनों जीन है। ओके, अब इनका संकरण करवाया, तो संकरण करवाया तो ये क्या है? जो बड़ेपन का जो जीन है, जो लंबे होने का जीन है, ठीक है, वो आपस में मिले। फिर जो बड़े होने का जीन और जो छोटे जीन है वो आपस में मिले। जो बड़ा जीन है वो छोटा जीन है वो और एक और आपस में मिला, और जो छोटा जीन है वो छोटा जीन आपस में मिला। ये सारणी बनी ना, एक तरफ ये 2 बार 2 मिले तो ये 4 हो गए। अब तो 4 मटर यदि इनकी सेकंड पीढ़ी है तो चांसेस क्या रहेंगे? चांसेस ये रहेंगे कि इसमें एक तो प्योरिटी एक जीन की आएगी, वो क्या है? लंबे की।
ये प्योरिटी आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों जीन क्या है, एक प्योरिटी आएगी छोटे जीन की जो क्या है बोने है, तो उनकी संतान एक हमेशा लंबी होगी और एक बोनी होगी। ओके, और जो बीच के है वो उनमें जीन दोनों मिक्सअप है। वापस क्या है, क्यों? एक तो छोटा वाला एक बोनो वाला है, बोना वाला है दोनों, लेकिन अब इसमें चांसेस को लक्ष्य देखो है तो मिक्सअप, लेकिन बाहर तो एक ही दिखेगा, दोनों थोड़ी दिखेंगे, लक्षण तो एक दिखेगा, दोनों मिक्स दिखेंगे, लंबा और बोना दोनों मिक्स तो नहीं दिख सकते, तो क्या दिखेगा, जो प्रभावी होगा वो। हाँ, तो यहाँ पर क्या प्रभावी दिया, लंबा, कि भाई लंबा वाला वो प्रभावी हो गया। तो इससे एक अनुपात निकालना चाहे तो लक्षणों का अनुपात क्या निकलेगा, लक्षणों का अनुपात, लक्षण जो बाहर दिखता है वो 4 में से कितने लंबे दिख रहे हैं, लंबे कहाँ 3 कैसे दिख रहे, आप ही समझाइए 3 कैसे दिख रहे, मैंने समझाया ना। वो क्यों दिख रहे, क्योंकि एक तो प्योरिटी आ गई वो लंबाई है, और 2 क्या थे, 2 लक्षण दोनों है, लेकिन उनमें प्रभावी कौन हुआ, लंबा, बड़ा टी, बड़ा टी तो माना है, लंबा प्रभावी हुआ ना, तो क्या हुआ, तो 3 तो है लंबे और 1 है बोना, क्यों, वो तो प्योर बोना है, और 2 में बोना वाला जीन है लेकिन वो अप्रभावी, क्या है, तो कितना हुआ, 75% तो लंबे और 25% छोटे बोने, तो अनुपात क्या होगा, 3:1, अनुपात निकल गया ना, 3:1, ये 3:1। और जीन का जो प्रारूप है जीन, उसका अनुपात क्या होगा, क्योंकि एक तो प्योर लंबा है, एक प्योर छोटा है, एक और 2 मिक्सअप है, तो 2, तो क्या हुआ, 1:2:1। ये तो किसका अनुपात है, जीन्स का। क्यों, क्योंकि जीन्स इसमें प्योर है लंबे की, इसमें प्योर है छोटे के, और बीच में दोनों मिक्सअप वाले, लंबापन भी उसके अंदर जीन है और छोटेपन का भी जीन है, लेकिन लक्षण क्या कौन से दिख रहे हैं, प्रभावी जीन्स जो हो गया वो लक्षण दिखेगा। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो अब देखिए ये वाला था, ये व्यक्ति, मान लेते ये व्यक्ति है, ये क्या था, एक इसके अंदर लंबेपन का जीन था, एक इसके अंदर बोलेपन का जीन था, ये मान लीजिए पुरुष है, इसमें एक लंबेपन का जीन था, एक बोनेपन का, ये मान लेते महिला है, मान लेते, ठीक है। इसमें लक्षण क्या था, लंबे का ही, इसमें लक्षण क्या था, लंबे का ही। क्यों, क्योंकि देखो ये भी क्या है, बोना और लंबा दोनों जीन तो इसके अंदर भी है, दोनों जीन इसके अंदर भी है, लेकिन लक्षण बार कौन सा दिख रहा है, प्रभावी कौन सा है, लंबा वाला, दोनों लंबे, लेकिन उनकी संतान में बोना एक हुआ। तो क्वेश्चन तो उठ सकता, कोई कह तो सकता है इनकी मम्मी पापा दोनों लंबे तो बच्चे तो बोना कैसे, क्यों, क्योंकि उनके अंदर जीन था जो बोनेपन का, वो उनके पूर्वजों से आया हुआ है, पूर्वजों में कहीं था, लेकिन वो क्या था, अप्रभावी था, जीन तो उसके अंदर था बोनेपन का, लेकिन क्या था, अप्रभावी था। ओके, आया अंडरस्टैंडिंग, समझ में आया। अब एक ये और है संकर पूर्व संकरण, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है कि इसी F1 पीढ़ी का हम संकरण करवाए किसके साथ, जनक पीढ़ी के साथ, मटर में। हम मटर का वापस जो F1 पीढ़ी निकल गई थी, F1 ये थी ना, इसका संकरण वापस इससे करवाए, ये जनक पीढ़ी थी, इसके साथ संकरण करवाए, इस मटर के दाने के साथ संकरण करवाए, तो क्या होगा, तो क्या होगा, आप खुद निकाल सकते हैं कि इसमें ये अनुपात निकलेंगे, ठीक है। ओके, कोई कंफ्यूजन जैसे नहीं। बैक क्रॉस में 2 भाग है, एक आउट क्रॉस है, एक टेस्ट क्रॉस है। आउट क्रॉस मतलब लंबे के साथ संकरण करवाया जाता है F1 पीढ़ी का, और टेस्ट क्रॉस का छोटे बन के जो बोना है उसके साथ संकरण करवाया जाता है, ठीक है। तो 2 है बैक क्रॉस, एक चीज है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है, F1 पीढ़ी का वापस जनक के साथ संकरण करवाना। उसमें बैक क्रॉस में 2 भाग है, एक है आउट क्रॉस, एक है टेस्ट क्रॉस। आउट क्रॉस यानी F1 पीढ़ी का वापस किससे, जो बड़े जीन्स वाले थे, बड़े जीन्स, उनके साथ संक्रमण करवाना, और टेस्ट क्रॉस छोटे जो बोने जीन्स थे उनके साथ F1 पीढ़ी का संकरण करवाना। तो क्या निकलता है, F2 निकलता है। वो किस तरह से F2 निकलता है, उनके अनुपात क्या होते हैं, वो आपके अंदर दिए हुए हैं,
ओके क्लियर। अब है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोर्टमेंट, ओके, कि इसमें आपको दो जनक पीढ़ियां दी गई है, दो क्या दिए, जनक पीढ़ियां, उसमें दो दो लक्षण आपको बताए, दो दो जीन्स भी है उसके अंदर, ओके, लक्षण और जीन्स सेम जीन्स है इसलिए सेम उनके अंदर लक्षण बाहर दिख रहे, कोई विपरीत जीन्स नहीं दिए हुए, ओके। जनक पीढ़ी एकदम प्योर है, जनक पीढ़ी क्या है, प्योर है। एक क्या है जनक पीढ़ी कि वो पीला है और गोलाकार है, क्या है, पीला है और मटर का दाना, ओके, ये मटर के दाने के ऊपर ही सब प्रयोग किए गए। एक है हरा भी और झुर्रीदार भी है, झुर्री आती ना, वो गोल नहीं है, हरा है और झुर्रीदार है, ये इसका लक्षण है और ये इसका लक्षण, एक का तो पीला और एक का हरा। तो पीले को तो हमने मान लिया, पीले को मान लिया बड़ा वाई, हरे को मान लिया, ओके। दूसरा है गोल और झुर्रीदार, गोल को क्या मान लिया, बड़ा, और झुर्रीदार को क्या मान लिया, छोटा, ओके। जनक पीढ़िया है उसमें विपरीत जीन नहीं है, जीन्स नहीं है, क्या है वो क्या है, हरा क्या था, पीला था, बड़ा भाई यानी पीला, पीला है, उसके अंदर दोनों ही जीन्स पीले के, फिर वो क्या है, गोल है। ये जीन्स मैं ये कह रहा हूँ वो लंबा है छोटा, जीन्स और भी होते हैं, गोल है, झुर्रीदार है, हरा है, पीला है, ब्लैक है, पापा ब्लैक है तो बेटा भी ब्लैक हो सकता है, वो उनके जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ ये माना है। अब आर आ गया, झुर्रीदार, हरा और झुर्रीदार, हरा और झुर्रीदार, तो ये क्या आ गया, छोटा वाई, छोटा वाई, आर और आर छोटा आर, ठीक है। इनके बीच संकरण होगा, स्वतंत्र संकरण करवाना है अब, तो इसके लिए इसमें कोई भी स्वतंत्र करवाओ नहीं, किसी का किसी के साथ करवाओ, तो एक बार सबका सबके साथ करवाएंगे, तो यहाँ आपने क्या लिया, वाई आर का मतलब पीला गोलाकार लिया, ये वाई छोटा आर मतलब वाई बड़ा वाई पीला और झुर्रीदार, पीला और झुर्रीदार, और ये छोटा वाई तो क्या, हरा और गोल। तो अलग 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 एक बार स्वतंत्र इनका क्या करता है, संकरण करवाते, तो इनके चांसेस क्या होंगे, देखो वाई वाई बड़ा मिल गया, देखो पीला और गोलेकार, पीला और गोलेकार, ये दोनों क्या है, लक्षण वाले, और इनके जीन्स भी क्या है, जीन्स भी क्या है, प्योर है, प्योर पीला है और प्योर गोलाकार है, हरा तो फिर ओपोजिट हो जाएगा, प्योर गोलाकार और प्योर पीला है, इनका संक्रमण होगा तो इनकी संतान भी जो होगी वो प्योर जीन्स की होगी, प्योर जीन्स मतलब उनमें भी पूरा का पूरे जीन्स में गोलाकार जीन्स है उसके अंदर, और गोलाकार जीन्स और क्या पीला जीन्स है, तो उनके लक्षण हमेशा यही दिखेंगे, अंडरस्टैंडिंग। मतलब ये चार अलग अलग स्थितियां लिए, यहाँ भी चार और आपस में इनका करवाया तो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 16, मतलब 16 स्थितियां हमको मिली, 16 स्थितियां मिली ना, ये तो सिंपल सी बात है, गणितीय क्रिया है, 4 के 4 से करवाऊंगे तो 16 ही मिलेगी स्थितियां, तो 16 में कौन सी स्थिति क्या मिलने की है, जैसे कि वाई आर का संक्रमण करवाते हैं, वाई आर यानी वाई वाई छोटा वाई तो क्या हुआ, हरा, बड़ा आर है तो क्या हुआ, गोलाकार, और इसका अपन करवा लेते हैं, ये क्या है, वाई हरा और झुर्रीदार, इनका संक्रमण कराएंगे तो यहाँ बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, देखो वाई और वाई क्या मिला था, वाई हरा ये भी था, हरा ये भी था, ये भी हरा है, दोनों हरे, तो उनके लक्षण में उनके वापस उनकी जो फर्स्ट पीढ़ी आएगी, उनकी जो पीढ़ी है वो पीढ़ी हमेशा कैसी आ सकती है, हरी आएगी, ये फिक्स है उसमें, क्योंकि दोनों ही लक्षण जीन्स क्या है, हरे, तो उनके लक्षण क्या होंगे, अरे लेकिन उनकी इसमें जो एक जीन है वो गोल का और इसमें क्या है, झुर्री का है,
तो ये इनमें जो उनकी F1 पीढ़ी में चांसेस क्या होंगे कि जीन्स दोनों है जो प्रभावी होगा वो बाहर दिखेगा लक्षण। अंडरस्टैंडिंग आया समझ में? ओके, तो ये इसमें चांसेस क्या होते हैं, ये अनुपात दिया हुआ, ये अनुपात लिखने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये लक्षणों का अनुपात है और ये जीन्स का अनुपात है, ऐसे जीन्स निकल सकती है। और इसी के आधार पर अपन को क्या मिलता है, जब आप बीज हाइब्रिड बीज अपन जो फसल बोने के लिए जो बीज लेने चाहते हैं दुकानों पर, तो वो बीज अपन को अच्छे मिलते हैं। वो बीज कैसे निकालते हैं? वो इसी विधि के द्वारा निकालते हैं। किस विधि के द्वारा? इसी माना की है कि नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है, माना कि पीला बीज क्या रहता है फसल के लिए अच्छा रहता है, बीज गोल हो तो अच्छा रहता है। तो देखो ये निकल रहा है, वो क्या करेंगे, बार उन दोनों का जो बीज है उनका संकरण करवाएंगे बार, और जो ऐसे बीज निकलेंगे उनको एक तरफ लेंगे। अंडरस्टैंडिंग? हाँ, तो इस तरह से वो अच्छे बीजों को निकालते जाते हैं। समझ सकते हो कि ये बीज में ये कोई होता है ना, गारंटी का बीज है तो वो ज्यादा बढ़ता है, कोई बीज है तो वो बड़ा आता है, किसी का भार ज्यादा होता है। हाँ, उसके जो भी वो बीज लाया तो कि इससे के जो फसल बोएंगे तो उसका अरंडी का भार ज्यादा होगा। हाँ, तो वो किस विधि के द्वारा निकालते? इसी विधि के द्वारा निकालते हैं। उनके ऐसे संकरण करवाते हैं, फिर उसके में से उन जीन्स के या उन लक्षण वालों के तो लेंगे, तो हो सकता है उनके अंदर जो अप्रभावी जीन्स है वो अपन फसल बोए वो निकल जाए, वो प्रभावी बन जाए, हो सकता है ना। तो जो प्योर जीन्स के होते हैं उन बीजों को अलग। अंडरस्टैंड? पार्ट कंप्लीट। ओके, 3 नियम है। एक नियम क्या कहता है? प्रभाविता का नियम। एक प्रभावी रहता है, अप्रभावी रहता है, उससे F1 पीढ़ी निकलती है, उसी से F2 पीढ़ी निकल रही है। दूसरे नियम में पृथक्करण का नियम। जीन्स आप दोनों जिस F1 पीढ़ी में मान लेते हैं दोनों जीन्स है, दोनों जीन्स F1 पीढ़ी का आपस में संकरण करवाते हैं, उसके अंदर दोनों जीन्स है लेकिन लक्षण बाहर अलग दिख रहे, तो उनका जब संकरण करवाएंगे तो क्या होगा, तो अप्रभावी जीन्स है उनकी संतान में उनकी F2 पीढ़ी है वो हो सकते आने की संभावना है ना। जब उस माता पिता के में जो जीन्स है वो अप्रभावी, उनकी संतान में वो हो सकता है प्रभावी हो सकता है, क्योंकि उनके माता पिता के अंदर वो जीन थे, वो पृथक्करण हो गए। कैसे पृथक्करण हो गए? एक तो प्योर जीन्स आ गए, माँ जो मम्मी का है वो जीन्स उसके अंदर आया जो अप्रभावी था, और पापा के जो जीन्स अप्रभावी दोनों आ गए, तो वो तो फिक्स वही प्रभावी होगा, फिक्स वही प्रभावी होगा। इनमें भी बोनेपन का जीन्स आ गया, इनमें भी बोनेपन का जीन्स हो गया, बच्चा बोना भी होगा। लेकिन मान लीजिए पापा का बोनेपन का आया, मम्मी का जो लंबा है वो जीन्स आया, तो बच्चे की संतान होने की क्या संभावना है? जो प्रभावी होगा वो बाहर वो दिखेगा लक्षण, जो अप्रभावी होगा वो लक्षण नहीं दिखेगा। लेकिन कुछ बच्चे की संतान में हो सकता है कि वो अप्रभावी वाला लक्षण जाए, है ना संभावना। तो ये क्या पृथक्करण का नियम। थर्ड नियम क्या कह रहा है? स्वतंत्र करवा रहे इनका बीच में संकरण, तो वो स्वतंत्र संकरण करवा रहे हैं। ओके, अंडरस्टैंडिंग आया समझ में? ये पार्ट पूरा मेंडलवाद का। मेंडल जो वैज्ञानिक है उसके द्वारा ये 7 वर्ष का एक प्रयोग, तो 7 वर्ष के प्रयोग का आधार पर ये सब निष्कर्ष निकाले गए, इसके लिए इसको क्या कहते हैं? मेंडलवाद का नियम। अंडरस्टैंडिंग? ओके, क्लियर? आपका क्लियर हुआ? अब आइए 9